ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे बनता है, लास्ट डे में अगर देखें, लास्ट डे में हम कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से भूमि सुधार किए हैं। अब यहाँ पर एक हमने किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं उसको। टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स ये था आपका जो टेनेंट है, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट कन्फ्लिक्ट है, ये उसके लिए था कि पहले क्या था, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं उसके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंडलॉर्ड है वो टाइम टू टाइम और रेंट ज़्यादा मांगता था, और जो टेनेंट है, लैंडलॉर्ड ज़्यादा रेंट मांगता था, और टेनेंट जो है, टेनेंट उतना रेंट पे नहीं कर पाता था। कई बार समस्या यह आ जाती थी कि लैंडलॉर्ड क्या करते थे, लैंडलॉर्ड अपने रेंट की पेमेंट लेने के लिए जो टेनेंट हैं, टेनेंट के एनिमल्स हैं, मशीनरी है, ये अपने साथ उठा कर ले जाते थे। यानी इनसे कहीं ना कहीं वसूली करते थे, जो अमाउंट रियलाइज़ करते थे वो उसके एनिमल्स से, मशीनरी से। कई बार तो ये भी होता था, आपने जैसे कभी कभी अगर जो ओल्ड मूवीज़ हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें दिखाई भी जाती थी, जो जमींदारी प्रथा थी वो दिखाई जाती थी। अब वहाँ पर क्या दिखाया जाता था कि जो लगान है, वो उसको वर्ड को यूज़ करते थे लगान के लिए, वो लगान आपका रेंट ही था। तो रेंट के लिए यूज़ करते, रेंट के रूप में यूज़ करते थे कि अगर आपने रेंट पे नहीं किया तो आपकी जो फसल है, जो तैयार फसल है, जो रेडी क्रॉप है, मार्केट में सेल करने के लिए जो रेडी है, वो क्या करते थे, जो टेनेंट हैं, टेनेंट अपनी फसल तैयार कर लेता था, लैंडलॉर्ड क्या करता था, उस सारी फसल को काट कर अपने साथ ले जाता था रेंट की पेमेंट के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बार बार झगड़े होते थे, बार बार ये समस्याएं होती थी। इसका समाधान कैसे किया गया कि जो सबसे पहले रेंट जो है, रेंट फिक्स कर दिया गया कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा या उसका 1/4 या 1/5 पार्ट ही मैक्सिमम रेंट के रूप में लिया जा सकता है। उसके बाद ये कहता है टेनेंट को कभी भी इलीगली हटाया नहीं जाएगा। कि लैंडलॉर्ड क्या करते थे, जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसको गैर कानूनी तरीके से, कि उसको जैसे उसने जो ज़मीन है किराए पर ले ली, उसको बीच में ही भगा दिया, इलीगली, अवैध तरीके से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, अंडर प्रेशर लेकर उसको भगा दिया जाता था। तो ये चीज़ बंद कर दी। दूसरा, टेनेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे पे करेगा आपका, क्या, वो सारे के सारे पे करेगा कौन, वो पे करेगा लैंडलॉर्ड। एनिमल्स या मशीनरी वगैरह जितनी भी आइटम है, वो सारी की सारी रेंट के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, वो उठाकर नहीं ले जा सकता जो लैंडलॉर्ड है। एक हमने किया था इसके अंदर सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स क्या था कि भूमि की जो उच्चतम सीमा है वो निर्धारित कर दी गई थी। जो सरप्लस लैंड है, जैसे 40 एकड़ अगर मान लो भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, तो जो सरप्लस लैंड है वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। किसके बीच में सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी आपकी जो फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास ना के बराबर भूमि थी या जिनके पास थोड़ी भूमि थी। उसके बाद एक था आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि जो भूमि के टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता था। पहले अलग अलग बटी हुई थी ज़मीन, जो भूमि के टुकड़े हैं अलग अलग जगह पर थे, अब उन टुकड़ों को इकट्ठा कर दिया गया था। इकट्ठा करके उनको एक जगह अलॉट कर दिया गया था, एक जगह उसको आवंटित कर दिया गया था किसान को। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है आपका अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स क्या हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट बना दिए गए हैं। अप टू डेट का मतलब है यहाँ पर भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड, भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड तैयार कर दिए गए हैं। अब ये नवीनतम रिकॉर्ड क्या है कि इसमें जो भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को भी, फार्मर्स को भी, कि जो भूमि है वो कौन सी भूमि, किस जगह की भूमि, किसके नाम है।
अब जब भूमि सुधार के कार्य किए जाते हैं, भूमि सुधार की जैसे जैसे जो ज़मीन है, ज़मीन का बंटवारा करना है। अब जैसे ज़मीन का बंटवारा है करना है, तो ज़मीन के बंटवारे के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कहाँ है। तो ये रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड नवीनतम बना दिए गए हैं, यानी आज तक के तैयार कर दिए गए हैं। तो इन रिकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, भूमि सुधार के निर्णयों के लिए इन रिकॉर्ड्स को अप टू डेट कर दिया। जैसे आज की डेट में अगर आप जाए ना, आज की डेट में अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ये रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि किसके नाम कितनी ज़मीन है और कहाँ पर है। वो सारा रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने ये रिकॉर्ड अप टू डेट तैयार कर दिए हैं। एक हमारे पास आता है जमींदारी एबोल्यूशन। जमींदारी एबोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भारत के अंदर क्या था, भारत के अंदर पहले जमींदारी प्रथा होती थी, जमींदारी प्रथा होती थी पहले भारत के अंदर। यानी इसके अंदर क्या था, जो भूमि का स्वामी है, जो ओनर है, वो केवल एक जमींदार होता था। और वही क्या करता था, वो आगे इस जो ओनर है वो आगे इस ज़मीन को रेंट पर दे देता था। अब जिनको रेंट पर देता था उनको भूमि से कभी भी, उस लैंड से कभी भी हटाया जा सकता था। वो देता तो था उनको खेती करने के लिए, लेकिन उनको, उन फार्मर्स को कभी भी उस ज़मीन से हटाया जा सकता था। अब ये कहता है कि इसमें समस्या क्या हुई कि जो जमींदार है, जमींदार क्या करता था, वो सरकार को, गवर्नमेंट को इसके लिए टैक्स देता था। जो ज़मीन है, ज़मीन पर जो किसान खेती करते हैं, उसके बाद जो फसल होती थी, उसके लिए कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करता था टैक्स के रूप में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम टू टाइम अगर देखें, इस जो ये आपकी जो जमींदारी प्रथा थी, ये जो जमींदारी सिस्टम था, इसके अंदर कुछ कमियां पैदा होने लगी। जैसे जैसे फार्मर्स ने ही विरोध करना शुरू कर दिया कि जो जमींदार है, जो जमींदार है वो ओनर है जो लैंड है उसका, और उनका शोषण करता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट हुए हम, इंडिपेंडेंट होने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, साथ के साथ जो ये जमींदारी प्रथा है वो धीरे धीरे अपने आप इनको ख़त्म किया जाने लगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया। 1915 के बाद अगर देखें, 1950 के बाद हर जगह अलग अलग तरह के कानून आए हैं, और सब राज्यों में, चाहे वो कोई भी राज्य है, सब राज्यों के अंदर अगर देखें, इस जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। एक अगर देखें, इसके बाद एक हमारे पास आता है जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, उसके अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, ये है आपका सहकारी खेती। अब सहकारी खेती में क्या है, जो इसके अंदर क्या है कि जो फार्मर है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर जो फार्मर है वो अपनी जो ज़मीन है उसका मालिक है, लेकिन जो फार्मिंग का काम है वो कोऑपरेट करके करता है दूसरों के साथ। यानी मालिक वही है ज़मीन का, लेकिन जो फार्मिंग का काम है, यानी जो खेती करने का काम है, वो दूसरों के साथ सहयोग करके, दूसरों के साथ मिलकर करता है। अब इससे बेनिफिट क्या है, एक तो काम आसानी से हो जाता है, भूमि पर तो अधिकार उसी का रहता है, उसी फार्मर का, लेकिन काम आसानी से हो जाता है क्योंकि काम बंट जाता है। दूसरा, काम जल्दी भी निपट जाता है। और तीसरा अगर देखें, इसके साथ साथ जो पैदावार है, जो उत्पादन है, उत्पादन भी अगर कहीं ना कहीं देखें, उत्पादन भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसके अंदर भूमि का स्वामी तो एक किसान ही बना रहता है, लेकिन जो कार्य है वो सारे मिलजुल कर करता है। अब कार्य मिलजुल कर करने से, जैसे मैंने बताया, बेनिफिट बहुत सारे हो जाते हैं उसको। जितने भी, जो भी सदस्य होते हैं, जो भी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर जो भी कोऑपरेट करते हैं, जो भी उसके साथ सहयोग करते हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुसार जितना प्रोडक्शन होता है
उस प्रोडक्शन में से उनको उनका शेयर मिल जाता है। जब प्रोडक्शन सारे मिलकर कर रहे हैं तो शेयर क्या होगा, शेयर भी बांट कर दिया जाएगा, यानी सबको शेयर अपना अपना उनका बांट कर दे दिया जाता है। तो ये है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो भूमि सुधार गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, कृषि की समस्याओं का सुधार करने के लिए ये हमने आज किए हैं। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद लर्न कर लें इनको।